सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को हैप्पी होली। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, पार्ट 121, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे मिला था इंसाफ धीरज के मामले में महिला हेल्पलाइन से, जहां धीरज ने दिया था मुझे माफी नामा। लेकिन कहते हैं ना कि सांप चाहे अपनी कितनी भी केचली बदल ले, लेकिन सांप तो सांप ही रहता है। सांप अपना स्वभाव तो छोड़ता नहीं है। तो मेरे साथ फिर उसने माफीनामा देने के बाद क्या किया, आज आप इस वीडियो में से मेरे को सुनेंगे। इससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन, मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड से। आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आप सभी को थैंक यू। और जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी वो मुझे FB पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर मुझे सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सके। हालांकि वो सच तो मेरा ही है, लेकिन मेरी स्टोरी से हो सकता है कि आप लोग सतर्क हो जाए कि दुनिया में इस टाइप के भी लोग होते हैं। जी हाँ, धीरज ने लास्ट वीडियो जो सुनी है आपने कि मेरे क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, पार्ट 121 में, कि धीरज ने माफ़ीनामा दिया था। उसके बाद भी इसने सांप जैसा रंग दिखाया। थोड़े दिन ये शांत रहा, माफीनामा हो गया, थोड़े दिन शांत रहा, लेकिन फिर इसने फिर दोबारा विवाद करने की कोशिश करी मेरे साथ, जो भारी मात्रा में नहीं हुआ था। जैसे मैं कभी हनुमान घाट जाया करती थी बीच में हनुमान जी बालाजी दर्शन करने, तो ये कभी कभी उस दौरान मुझे उस गली में, उस मोहल्ले में, उस रास्ते में, कभी मानसरोवर होटल में, कभी मास्टर पोसी जी की शॉप पर, और कभी हनुमान घाट की साइड ये लड़का मुझे दिख जाया करता था। और ये तब भी अपनी ही हरकतों से बाज नहीं आया। तब भी इसने मुझे कमेंट शुरू करे, और वही कभी टांग अड़ाना, ये सब इसने मुझे शुरू किया कि जिससे कि मैं उकसूं और इसको कुछ ना कुछ गाली गलौज या बदतमीजी बोलूं। लेकिन जब इसने मेरे साथ 2-4 बार फिर यही हरकतें शुरू कर दी, तो मेरे को लगा कि सांप अपनी केचुली चाहे कितनी भी बदल ले, रहता सांप ही सांप है। मैंने कहा इसे अब इसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, इसे इंजेक्शन की ज़रूरत है। अभी तो मेडिसिन दी थी ना इसे महिला हेल्पलाइन में, तो मैंने कहा मुझे लगता है इसको अब अस्पताल पहुंचाने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने किया एक वकील, और मैंने इसको रोशनाबाद कोर्ट में इसके लिए इसकी शिकायत मैंने कोर्ट में कर दी। और जहाँ पर इसका मुकदमा दर्ज हुआ, और इसके एविडेंस तो मेरे पास थे ही वीडियो के माध्यम से भी, और जिसमें इसने मुझे नोटरी करा के माफ़ीनामा भी दिया था, वो भी मैंने दिया कि जब ये सब चीज़ इसने माफ़ी मांग ली है, इसकी ये वीडियो भी है बदतमीजी की, उसके बावजूद भी ये लड़का नहीं सुधर रहा है। आखिर क्यों, आखिर क्या चाहता है? सिर्फ एक ये बहाना हो जाता है कि इसने पी रखी थी, तो पीने के बाद क्या इसे मैं ही दिखती हूँ, इसको और मोहल्ले में और कोई नहीं दिखता। लेकिन इसको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आखिर इसने वही हरकतें करी जो मुझे मजबूरन जाना पड़ा कोर्ट। और फिर वहाँ कोर्ट में इसकी तारीखें शुरू हो गई। मैं भी जाती थी, ये भी जाता था, साइन करता था, इसके पैसे भी लगते थे। और देखिए मजे की बात, और इसका धीरज का जो नींबू घेर का लड़का है, ये जिसकी मम्मी का नाम है प्रतिभा, धीरज का ही एडवोकेट पालीवाल धर्मशाला से ही है। जी हाँ, इनके एडवोकेट पालीवाल जी हैं। इसने कुछ डेट इसने वहाँ पे दी, लगाई उसने अपने वहाँ पर उस केस में, और इसको पूरे फिर तो सजा भी होती, क्योंकि वीडियो और एविडेंस और माफ़ीनामा के बाद भी ये नहीं सुधर रहा था, तो इसको जेल भी हो सकती थी। जब ये तारीख पे तारीख जाने लगा और इसके पैसे लग रहे थे, फिर इसने एक दिन मुझे आकर के मानसरोवर होटल में, जब मैं श्रीचंद अंकल की दुकान पे कुछ मेकअप का सामान लेने गई थी, तो ये इत्तेफाक से मुझे मानसरोवर भूरा की खोल से वहाँ से आता दिखा, और उसने मुझे कहा बहन नमस्ते। तब मुझे बड़ा शौक लगा। वो गली में जहाँ उतरते हैं भूरा की खोल से मानसरोवर की तरफ आते, बहन नमस्ते। मैंने कहा हाँ नमस्ते भाई। बहन मुझे माफ़ कर दे, मैं थोड़ा सा ऐसी हूँ, तुझे पता ही है। पता है क्या है, मेरे को इतना नुकसान हो रहा है, मैंने एडवोकेट भी किया हुआ है, मेरे को तारीख भी भुगतनी पड़ती है, और फिर और तो तारीख भुगतना तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जब उसी डेट पर मुझे कोई क्लाइंट लेके जाना पड़ता है चारधाम यात्रा का, जी हाँ ये बताया था आपको कि ये ड्राइवर है, तो इसके कस्टमर टूट जाते थे उसी डेट पे। भाई उसकी उसी डेट पे कोर्ट की डेट लगी हुई है, और उसी डेट पे यात्री भी आ गया। अब ये
कोर्ट में तो इसके लगते होंगे 1000-2000 और यात्री के जो इसके 20-25 हज़ार रुपये होते होंगे वो इसको नुकसान खाना पड़ता था, क्योंकि कोर्ट में नहीं जाएगा तो ये बोलता था कि मैं अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ हूँ तो मुझे डांट भी पड़ती है, जुर्माना भी लगता है, मेरे वकील भी मुझे डांटते हैं, और या फिर मेरे घर में पुलिस पहुँच जाती है मुझे ढूंढने कि वही तेरे को कोर्ट बुलाया है। तो बहन मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को तूने सबक तो सिखा दिया, और देख मेरे को इतना बड़ा नुकसान होता है, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मैं कहाँ से रोटी खाऊंगा, तुझे पता ही है हमारे घर में कितनी परेशानियां हैं। इस तरह से इसने मुझे इमोशनल किया। फिर भी मेरा कोई ये रिश्तेदार नहीं था, ना मेरा इसके घर में कोई उठना बैठना था, ठीक है, लेकिन एक मोहल्ले का लड़का था। मैंने कहा चलो अगर सच में ये रियलाइज़ कर रहा है कि भाई दिक्कत है, अब नहीं करूँगा, कोर्ट जाने में परेशानी हो रही है और मानसिक प्रताड़ना भी होती है, सामाजिक अपमान भी है कि आए दिन ये कोर्ट भी जा रहा है, मैंने ये सोचा। और फिर जो सबसे बड़ा जो मैंने सोचा, हालांकि मैं तो इसे चाह रही थी कि ये लंबे समय तक बंधा रहे ताकि ये और किसी महिला को भी तंग ना करे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इसको आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो ये यात्रा पे यात्रियों को नहीं ले जा पा रहा है, तो ये गलत हो रहा है। मैं किसी के आर्थिक नुकसान को नहीं ऐसा करूँगी कि किसी का आर्थिक नुकसान मेरी वजह से हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू अपने सच में रियलाइज़ करता है, खा अपनी मम्मी की कसम कि तो मुझे अब दोबारा तंग नहीं करेगा। कुछ बात होती है तो बैठ के बात कर, अपना छोटा भाई है, बैठ के बात करेंगे ना। जो बैठ कर के हल निकल सकता है वो गाली गलौज और किसी की सामाजिक अपमान करके नहीं निकलेगा। धीरज भाई तेरे को मेरे से दिक्कत है ना, मुझे बोल, मेरे को फ़ोन कर ले, मेरे घर आ जा, गंगा बिहार कॉलोनी में तेरी बड़ी बहन का घर है, आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बता बहन ये दिक्कत है मुझे, मैं इसलिए तुझे गाली देता हूँ, मैं तेरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूँगी। लेकिन इसने कहा नहीं बहन मैं पी लेता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, नशा चढ़ जाता है। नहीं, इसको ना उकसाया जाता है मेरे से लड़ने के लिए। मोहल्ले के लड़के जो डॉन बने हुए ना, भू माफिया, देह व्यापारी, कुछ ये भी इन्वॉल्वमेंट है पैसों के लालच में, तो ये इस तरह से पी पा करके ना कि दूसरों के कहने पे इसको चाबी भरते हैं। वो आपने एक जोकर देखा होगा ना बचपन में, जोकर वाला खिलौना, चाबी भरो और वो ऐसे ताली बजाता है, देखा होगा शायद, अभी मार्केट में भी है। तो ये वही खिलौना मुझे लग रहा था। मैंने कहा है तो कुछ का नहीं। इसने मुझसे फिर वहीं पे गली में माफ़ी मांगी और मैंने कहा चल ठीक है मैं सोचती हूँ जरा। बोला नहीं बहन मैं तेरे पैर पकड़ लूँगा, बहन प्लीज़, बहन तुझे नहीं पता, मेरे को कोर्ट जाना भी इतना नहीं लगता बुरा कि चलो वहाँ पे 1000-2000 लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुझे उसी डेट पर नुकसान होता है, मुझे यात्री लेके जाना पड़ता है, मैं कमाऊँगा नहीं तो घर में कैसे खर्चे उठाऊँगा, इस तरह से इसने मुझे बोला। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं डीजल लेती हूँ। तो मैंने क्या डीजल लिया, मैंने कहा कि ठीक है तू जा रहा है ना, अभी तू जा, मैं तुझे अपना आप ही कर दूंगी इसको सॉल्व आउट। तो मैंने फिर आगे की डेट पर जाना बंद कर दिया। जी हाँ, मैंने खुद जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं समझौता तो करना चाहती नहीं थी कि मैं इसको समझौता करूं कि हाँ भाई हम दोनों में समझौता हो गया है ना, मुझे इससे कोई फाइनेंशियल वो चाहिए था, कुछ पैसा कुछ भी नहीं था। बस मैंने कहा तू तरीके में आ जा और मुझे क्या, तू किसी भी महिला को तंग मत कर, एक अच्छा इंसान बन, मोहल्ले में अपने पिता मम्मी का, भाई का और परिवार का सम्मान बढ़ा मोहल्ले में रह के। मेरे को तेरे से कोई वो नहीं है लड़ाई झगड़ा या कोई लड़ाई, मैं ऐसी मंशा तो किसी के साथ रखती नहीं। मेरे तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरे को तो किसी से लेना देना ही नहीं है। दुनिया काला करे पीला करे, किसी ने 10 लुगाई रखी, किसी ने 10 गर्लफ्रेंडें रखी, कौन किसके बिल में घुस रहा, मुझे मतलब ही नहीं है। लेकिन जब मुझे कोई अननेसेसरी तंग करता है, मुझे परेशान करता है, मुझे गाली गलौज करता है, मेरे मम्मी पापा को गालियां देता है, मेरे समाज में हमारा अपमान करता है, जब पानी सर पे चढ़ जाता है, जब अति हो जाती है कि भैया अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इन्हें जीना हराम कर दिया, तब मैं कोई लीगल एक्शन लेती हूँ, वरना मैं तो मुंह लगना भी पसंद नहीं करती किसी के। किसी ने मुझे कह दिया ना तू बुरी है, हाँ मैं बुरी हूँ, तू अच्छी है ना, थैंक यू। मेरे साथ ऐसा व्यवहार है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ कि तूने मुझे बुरा क्यों कहा। कोई मुझे, मेरी फ्रेंड आके भी बोलती है ना तेरे बारे में वो फलाना फलाना ऐसे बोल रहा था, मैं कहती थी बोलने दो, मेरे महादेव देख रहे, बोलने दो, मैं उसके घर लड़ने नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने में देखना है। मैं दुनिया के पीछे भागती रहूंगी तो मैं कभी कामयाब नहीं होंगी, मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगी। मेरे पापा ने ये बात सिखाई थी, अपने में रहो, किसी की टांग मत खींचो। अगर टांग पकड़ के बैठे रहोगे, कुछ लोग क्या होते हैं दूसरों की टांग पकड़ के बैठे रहते हैं, ये आगे ना बढ़े। लेकिन अपना भूल गया वो इंसान कि मैं इसकी टांग पकड़ के यहीं तो बैठा हूँ, लेकिन जाम तो तुझे भी लग गया, स्टक तो तू भी हो गया, तू भी तो आगे नहीं बढ़ पाया। तूने कौन से
राजपाट बना लिए अपने बच्चे बीवी बच्चों के लिए, लेकिन वो उसी में ही लगा रहा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं किसी में नहीं लगती, मैं अपनी दौड़ में लगी रहती हूँ कि मुझे आगे लगनी है। और मेरी जो भी सब लोग टांग खींचते हैं ना, तो वो टांग छुड़वाने पे भी मैं अपने महादेव पे छोड़ देती हूँ कि महादेव तुम देखो इसको। बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं को किसी से लेना देना, मतलब लड़ाई झगड़े पंगे के साथ मैं किसी में नहीं। जब मुझे अति हो जाती है ना, तब मैं किसी को लीगल एक्शन में लगाती हूँ। मैं तो मुंह से गाली भी नहीं देती, मेरे को पसंद ही नहीं है। बस हाँ, अपने को धोखा पसंद नहीं, गद्दारी पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं चुप पे बैठी हूँ तो मुझे बोलना नहीं आता था तो मैं ये लड़ नहीं पाई या मेरे पास बुद्धि नहीं थी। सब था, लेकिन मैं किसी का सामाजिक अपमान नहीं करती हूँ। ये मेरे पिताजी ने सिखाया था। मेरी अगर आज बोलती बंद रही है इतने सालों से, तो वो सिर्फ मेरे पिताजी का सम्मान के कारण था, वरना मैं हर बच्चे को गाली देने आती है, हर किसी को अपमान करना आता है, लेकिन नहीं। मेरे पापा कहते थे जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया तुझ पे आएगा, दुख सुख है क्या जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, अगर मैं आज चुप हूँ या मेरे साथ जो इतना कुछ हो रहा है, ये भी तो मैं अपना कर्मा समझ के भुगत रही हूँ ना। अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो मेरे साथ हो रहा होगा, और अगर मैंने बुरा नहीं किया और ये लोग अगर नेसेसरी मुझे तंग कर रहे हैं, चाहे मोहल्ले के लोग हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे देह व्यापारी हो, चाहे दल्ले हो, ठीक है, चाहे मेरी बहन को टॉर्चर कर रहे हो, चाहे मुझे परेशान कर रहे हो, चाहे पूरा मेरी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो, भुगतोगे तो तुम भी, ठीक है। तुम ऐसा भुगतोगे कि हरिद्वार में विनाश ही होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि तुम किसी की जो जो होती है ना, वो तुम्हारे से मुंह नहीं लगना चाहता, तो सोचो ना क्यों नहीं लगना चाहता? क्या वो डरता है? नहीं, तुम 2 टके के लोग हो, इसलिए वो अपनी गंदगी में ना हाथ नहीं डालना चाहता, इसलिए तुम लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहता। लेकिन जब उसके एक आंसू, एक उसकी शिकायत, एक इसकी पीड़ा जब ऊपर वाले के पास पहुंचती है ना, तो वो कब आकर के तुम्हारी भरपाई कर दे कर्मों के साथ, कैसी सजा दे दे, ये इंतजार करना आप लोग। और धीरज के मामले में फिर मैंने कोर्ट जाना बंद कर दिया, और केस पता नहीं बंद हुआ नहीं हुआ, खत्म हुआ, मेरे पास इसके आगे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सांप कितनी भी केचुली बदल ले, लेकिन सांप सांप ही रहता है। इस लड़के ने इस तरह से करी, और ये भी अब हो सकता है कि इसने अब फ्रंट पे ना आकर के कुछ और कहानी रच दी हो हम लोगों के साथ। देखो, जब सांप अपना रूप नहीं बदल रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग इसने रची होगी, क्योंकि मेरी बहन हिमानी अरोड़ा का इसके घर पे भी बैठना था, और राहुल बेरी जी से भी अच्छे संबंध है इनके, रूमा बेरी जी से भी है, पालीवाल भैया जी से भी है। तो आप सोचिए ना, और मोहल्ला वही छाया माया देह व्यापारी, पहुआ व्यापारी और लव जिहाद, ठीक है। आप इनकी छानबीन तो कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा ये कितने पानी में है। ये वो लोग हैं जो 2-2 बोतलों में बिक जाते हैं और 100-100 रुपए में झूठी गवाही देने चौकियां चले जाते हैं, और मोहल्ले की महिलाओं को करते हैं परेशान। इस तरह से ये एक नींबू घेर नहीं, ये एक पाकिस्तान का आतंकी जिहाद बना हुआ है इस मोहल्ले में। इसलिए सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप छानबीन करा करके जरा देखें, और इन लोगों के, इन लड़कों के लिए, इन ऐसे परिवारों के लिए जो महिलाएं के रूप में लव जिहाद का काम करके करती हैं मैनिपुलेट, तो इनके लिए एक सख्त कार्रवाई बनाई जाए। धन्यवाद, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू। और फिर से हैप्पी होली। चलिए, रंगों से ना बचिए, रंग बदलने वाले लोगों से बचिए। हैप्पी होली।